हेलो एवरीवन, आई एम शानी सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे CUET के एग्ज़ाम के हिसाब से होम साइंस को पढ़ेंगे। अगर आपने इस एग्ज़ाम में होम साइंस सब्जेक्ट लिया है, आप होम साइंस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देने वाले हो, तो यहाँ पे आपको क्लास 12th की बुक से ही कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं। बस फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ना है, बाकी सारे चैप्टर्स जो हैं वो क्लास 12th की किताब से ही लिए गए हैं। तो इन्हीं चैप्टर को हम टॉपिक वाइज जो जो CUET में पूछेगा, जो CUET का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ कि सिलेबस क्या है CUET में होम साइंस का। तो ये रहा हमारा सिलेबस, आप देख सकते हो। होम साइंस के लिए जो कोड है वो है 315। और यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो है यूनिट फर्स्ट, जो है वो है न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो इसमें हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, डाइटेटिक्स क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हम डाइट थेरेपी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं डाइट थेरेपी के, क्यों डाइट थेरेपी दी जाती है, रोल ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट, क्या न्यूट्रिशनिस्ट का रोल होता है, टाइप ऑफ डाइट्स, कितने तरह की डाइट होती है, और स्कोप और करियर क्या है इस फील्ड में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर ही कंप्लीट करेंगे आज। तो हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो जैसे कि हमने सिलेबस में देखा, यूनिट फर्स्ट आपकी ये है और चैप्टर 1 है आपका क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन होता क्या है। देखो, जब भी हम बीमार होते हैं तो बीमारी के समय में डॉक्टर हमें जो खाना, जो डाइट बताते हैं उसी को हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन बोलते हैं। और आजकल के समय में इसको मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी भी बोला जाता है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या है इसके, क्यों क्लिनिकल न्यूट्रिशन ज़रूरी है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम ये तभी लेते हैं जब हमको कोई बीमारी होती है, कोई हेल्थ इशू होता है। तो जो हेल्थ प्रॉब्लम्स, इलनेस, डिजीज़ होती हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन लेते हैं। अब ये जो है ना, ये जो न्यूट्रिशनल स्टेटस के अकॉर्डिंग दिया जाता है, मतलब कैसा आपकी बॉडी का न्यूट्रिशनल स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग जो डाइटिशियंस होते हैं वो आपको क्लिनिकल न्यूट्रिशन सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो बताया गया है कि क्या क्या वैरायटी होती है। तो बाय इम्पेयरिंग अ पर्सनस एबिलिटी टू ईट एंड or swallow by interfering with digestion, absorption and metabolism as well as excretion। तो ये देखा जाता है कि पर्सन की एबिलिटी क्या है, वो कितने अच्छे से खा पा रहा है, सॉलो कर पा रहा है, डाइजेस्ट कर पा रहा है, और मेटाबोलाइज कितने अच्छे से कर पा रहा है सारे न्यूट्रिएंट्स को जो उसने लिए हैं। तो इस हिसाब से उसको क्लिनिकल न्यूट्रिशन दिया जाता है, उसके लिए डाइट बनाई जाती है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखी जाती हैं कि पेशेंट का जो बॉडी है वो खाने के प्रति कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। प्रिवलेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सच एज obesity, heart disease, hypertension and diabetes is not only increasing but these are occurring at a much younger age। आपको पता है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो पहले किन में होती थी, जो ज़्यादा एज वाले लोग होते थे, एडल्ट लोग होते थे, उनमें होती थी, लेकिन आजकल ये कम एज वाले लोगों में भी देखी जा रही है। तो इन सब डिजीज़ को रोकने के लिए भी क्लिनिकल न्यूट्रिशन ज़रूरी हो गया है। Thus, the proportion of the population which requires nutritional care, support and diet counseling is increases। आपको पता है क्लिनिकल न्यूट्रिशन का सिग्निफिकेंस इसलिए भी है क्योंकि आजकल जब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं तो भाई इनको डील करने के लिए, इनसे डील करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन इन्हीं सब बीमारियों से डील करता है। इन सब बीमारियों में कैसा खाना आपको लेना है ये आपको क्लिनिकल न्यूट्रिशन के थ्रू ही पता चलेगा। तो एक सिग्निफिकेंस इसका ये भी हो गया। तीसरा है द क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट plays an important role in prevention of disease and promotion of good health besides recommending therapeutic diets for management of various diseases। जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ना उनका रोल और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आपको अपनी अच्छी हेल्थ को मेंटेन करना है। अब आपकी अच्छी हेल्थ कैसे मेंटेन रहेगी, जब आपके लिए डाइटिशियन डाइट बनाएंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको क्या खाना चाहिए, वो आपको रिकमेंड करेंगे कि कैसी खाना मतलब कैसी डाइट आपको लेनी है अगर आप किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हो। तो
और आपको पता है कि आजकल क्या है, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि न्यू साइंटिफिक नॉलेज इज बीइंग जनरेटेड अबाउट physiological and metabolic disturbance in chronic and acute diseases. Newer method of nutritional assessment are being developed and adopted. नए नए न्यूट्रिशनल असेसमेंट के मेथड आ रहे हैं जिससे असेस किया जा रहा है कि जो इंसान है, जो बीमार व्यक्ति है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो इन सब के लिए जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन है ना, बहुत ज़रूरी है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन के थ्रू ही आप एसेस कर पाओगे, पता लगा पाओगे कि जो बीमार व्यक्ति है उसको किस न्यूट्रिएंट की ज़्यादा ज़रूरत है, किसकी कम ज़रूरत है, क्या उसको देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, और फिर उसके हिसाब से उसके लिए डाइट प्लान करोगे। तो यही सिग्निफिकेंस है, यही यहाँ पे बताया गया है। अब कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे सबसे पहला है न्यूट्रास्यूटिकल्स। ये क्या होते हैं? ये कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे तत्व जो हमारी हेल्थ को क्या करते हैं, फ़ायदा देते हैं। These may be components in natural food or food products manufactured wherein specific ingredients have been included to confer health benefits. तो देखो, ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है ना, ये नेचुरली भी फूड में प्रेजेंट हो सकते हैं या इनको बाहर से मिलाया भी जा सकता है ताकि जो बीमार व्यक्ति है उसको थोड़ा हेल्थ बेनिफिट हो। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकते हैं और ये नेचुरल भी हो सकते हैं। उसके बाद है हमारे मेडिकल फूड्स। ये क्या होते हैं? नाम से ही समझ में आ रहा है, ये उन लोगों को दिए जाते हैं जिनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है। जनरली ये डॉक्टर द्वारा ही प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। उसके बाद है फाइटोकेमिकल या बायो एक्टिव कंपाउंड्स। ये देखो नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब इनसे हमें किसी भी तरह का पोषक तत्व नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इनका अपना फ़ायदा है। ये हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। ये कुछ ऐसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी करते हैं हमारी बॉडी में जिनसे हमारी हेल्थ पे अच्छा असर पड़ता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाइट थेरेपी। क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों डाइट थेरेपी दी जाती है, उद्देश्य क्या है डाइट थेरेपी के, या कह सकते हो गोल क्या है डाइट थेरेपी के। तो पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ डाइट टू मीट द नीड्स ऑफ द पेशेंट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन हर हिज फूड हैबिट्स। तो देखो, सबसे पहले तो पेशेंट की फूड हैबिट को ध्यान में रख के उसके लिए एक डाइट प्लान की जाती है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है डाइट थेरेपी का कि पेशेंट के हिसाब से, उसकी फूड हैबिट के हिसाब से उसको डाइट दी जाती है, क्योंकि हर किसी की फूड हैबिट अलग होती है। फूड हैबिट पे भी असर पड़ता है हमारे कल्चर का, हमारे कस्टम का। ठीक है, और साथ ही साथ पर्सन की जो हेल्थ है उसका भी असर पड़ता है पर्सन की डाइट पे। हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती। हो सकता है किसी पर्सन को किसी चीज़ से एलर्जी हो, तो उसकी फूड हैबिट को ध्यान में रख के ही उसके लिए डाइट प्लान की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मॉडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग डाइट्स टू एमिलियोरेट द डिजीज कंडीशन एंड टू कीप इट अंडर कंट्रोल। तो जो डिजीज कंडीशन है उसको सुधारने के लिए, उसको कंट्रोल में करने के लिए भी जो एग्जिस्टिंग डाइट है पर्सन की, उसमें सुधार किया जाता है, उसमें मॉडिफिकेशन, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाता है। जो डाइट ऑलरेडी पर्सन ले रहा है उसी में ही सुधार कर दिया जाता है ताकि जो डिजीज़ वाली कंडीशन है उसको या तो सुधारा जा सके या उसको कंट्रोल किया जा सके। थर्ड है करेक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। मान लो किसी पर्सन में किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है तो उसको करेक्ट करने के लिए भी डाइट थेरेपी दी जाती है। फोर्थ है प्रिवेंशन ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस इन केस ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। जिन लोगों को भी क्रॉनिक डिजीजेस हैं, मतलब जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, ये सब क्या है, क्रॉनिक डिजीज़ हैं। तो इनके जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको रोकने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए भी डाइट थेरेपी दी जाती है। जैसे किसी को डायबिटीज़ है और उसका ब्लड शुगर लेवल जो है बढ़ रहा है, तो उसको ऐसी डाइट दी जाएगी जिसमें ग्लूकोज जो है वो कम हो, जिसमें शुगर थोड़ा कम हो। एजुकेशन एंड काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट रिगार्डिंग द नीड टू एडर टू द प्रेस्क्राइब्ड डाइट। तो देखो, पेशेंट को भी थोड़ी सी एजुकेशन दी जाती है, उसकी काउंसलिंग की जाती है, उसको बताया जाता है कि तुमको कैसा खाना खाना है, कैसा नहीं खाना है, ताकि उसकी हेल्थ में सुधार हो सके। तो डाइट थेरेपी में खाली डाइट प्लान ही नहीं किया जाता बल्कि एजुकेशन और काउंसलिंग भी दी जाती है पेशेंट्स को।
ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट। न्यूट्रिशनिस्ट के क्या रोल होते हैं, क्या उनकी भूमिका होती है। तो सबसे पहला है, आपको पता ही है क्या करते हैं, वो डाइट प्लान करते हैं। प्लान डाइट अप्रोप्रिएटली टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। जो पूरी लाइफ साइकिल है उस पर जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है, जैसे चाइल्डहुड हो गया, अडल्टहुड हो गया, ओल्ड एज हो गया, इन सब के हिसाब से, इन स्टेजेस के हिसाब से जो भी अप्रोप्रिएट डाइट है उसको प्लान करते हैं न्यूट्रिशनिस्ट। इसके अलावा डाइट को मॉडिफाई करने का काम भी न्यूट्रिशनिस्ट करता है, और डाइट मॉडिफाई करते समय वो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखता है, जैसे कि डिजीज़ की कंडीशन क्या है, और ये भी देखा जाता है कि जो बीमार व्यक्ति है उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, किस कल्चर, किस सोसाइटी से बिलोंग करता है वो, और फिर उसके लाइक डिसलाइक क्या है। ये सबको ध्यान में रख के ही उसके लिए डाइट प्लान की जाती है या उसकी एग्जिस्टिंग डाइट को मॉडिफाई किया जाता है। इसके अलावा जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ना, वो स्पेशल ऑक्यूपेशन वाले लोगों के लिए भी डाइट प्लान करते हैं, या ऐसे लोग जो किसी स्पेशल फील्ड से बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट में लिखा है, प्लान डाइट्स फॉर एथलीट्स, स्पोर्ट पर्सन्स, फॉर इंडिविजुअल्स इन स्पेशल सिचुएशन सच एज न्यूट्रिशन इन स्पेस, पर्सन वर्किंग इन सबमरीन्स, डिफेंस पर्सनल, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एक्सेट्रा। तो इन सब के लिए जो डाइट होती है वो अलग अलग होती है, और इन सब के हिसाब से, इनकी ऑक्यूपेशन के हिसाब से, इनकी सराउंडिंग के हिसाब से, वर्किंग कंडीशन के हिसाब से इनके लिए डाइट प्लान करते हैं कौन, न्यूट्रिशनिस्ट। उसके बाद फोर्थ है, प्रमोट हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ पेशेंट एडमिटेड टू हॉस्पिटल और इन आउट पेशेंट क्लिनिक्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स। तो देखो जो पेशेंट है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो या हॉस्पिटल के बाहर हो, किसी दूसरी इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स में हो, घर में हो, जो भी पेशेंट है उन सब की हेल्थ को प्रमोट करना, उनकी वेलबींग को ध्यान में रखना, ये सब किसका काम होता है, न्यूट्रिशनिस्ट का ही काम होता है। इसके बाद फिफ्थ है, मैनेज फूड सर्विस इन अ वेराइटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स सच एज ओल्ड एज होम्स, स्कूल्स, ऑर्फनेज एक्सेट्रा। तो जो जगहें होती हैं जहाँ पे कुछ स्पेशल लोग होते हैं, जैसे ओल्ड एज होम में कौन होंगे, बूढ़े लोग होंगे, तो उनके लिए डाइट प्लान करना, साथ ही साथ स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए डाइट प्लान करना, हॉस्टल जो स्कूल में है उनमें कैसा मेन्यू चलाना है, ये सब कौन बताता है, न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियंस ही बताते हैं। सिक्स्थ है, हेल्प पेशेंट विथ क्रोनिक डिजीजेस सच एज डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज इन मैनेजमेंट टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जो क्रॉनिक डिजीज़ वाले पेशेंट्स हैं उनकी हेल्प करना भी न्यूट्रिशनिस्ट का ही काम होता है। इसके अलावा सेवेंथ है, प्रमोट बेटर हेल्थ इन द कम्युनिटी एंड बेटर efficacy of services in healthcare institutions establishment in term of better patient care management, holistic care and contribute to better survival and recovery। तो इसके अलावा जो न्यूट्रिशनिस्ट है ना, वो पूरी कम्युनिटी की हेल्थ को प्रमोट करने में अपना योगदान देते हैं। अब ये जो न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियंस होते हैं ना, ये किसी एक ही सेक्टर में नहीं होते, अलग अलग जगहों पे ये हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस में हो सकते हैं, कंपनीज़ में हो सकते हैं, स्कूल्स में हो सकते हैं। तो जहाँ पे भी अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनकी सराउंडिंग है, उनके लिए काम करना, उनकी बेटर हेल्थ के लिए काम करना, ये न्यूट्रिशनिस्ट का काम होता है। और सिर्फ उनके हेल्थ को प्रमोट करके आप उनके पूरे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकते हो। इसके बाद है टाइप्स ऑफ डाइट। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि रोल क्या है न्यूट्रिशनिस्ट का। अब हम पढ़ेंगे कि कितनी टाइप की डाइट होती है। तो देखो बेसिकली दो टाइप की डाइट होती है। पहली तो होती है स्टैंडर्ड या रेगुलर डाइट, और दूसरी होती है मॉडिफाइड डाइट। स्टैंडर्ड या रेगुलर डाइट कौन होती है, जो हम सब नॉर्मल लोग लेते हैं, जिनको नॉर्मली आप खा सकते हो, पचा सकते हो। तो जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल कंडीशन वाले लोग हैं, जिनको किसी भी तरह की बीमारी नहीं है, वो लोग रेगुलर डाइट लेते हैं। मॉडिफाइड डाइट क्या होती है, नॉर्मल डाइट में ही एडजस्ट करके
उसको मॉडिफाइड डाइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो किस किस तरह से आप डाइट को मॉडिफाई कर सकते हो वो बताया गया है। तो सबसे पहले है चेंज इन कंसिस्टेंसी और टेक्सचर। आप डाइट का, आपका जो फूड है उसकी कंसिस्टेंसी या उसके टेक्सचर को भी चेंज कर सकते हो, जैसे फ्लूइड फूड हो गया, सॉफ्ट डाइट हो गई। दूसरा है एन इंक्रीज और डिक्रीज इन एनर्जी कैलोरी इनटेक। तो आप एनर्जी को डिक्रीज या इंक्रीज करके भी डाइट में चेंज कर सकते हो, डाइट को मॉडिफाई कर सकते हो। तीसरा है इंक्लूड ग्रेटर और लेसर अमाउंट ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। जैसे देखो, आप क्या होता है, किसी किसी बीमारी में कोई कोई न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और किसी न्यूट्रिएंट की हो सकता है ज़रूरत उतनी ना हो। तो न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट को घटा बढ़ा करके भी आप डाइट को मॉडिफाई करते हो। उसके बाद चेंज इन नंबर ऑफ मील्स, कितने बार खाना है, कितने टाइम खाना है, उसको चेंज करके भी आप डाइट को मॉडिफाई करते हो। तो अलग अलग पेशेंट के हिसाब से अलग अलग चीज़ें की जाती हैं, अलग अलग तरीके से डाइट को मॉडिफाई किया जाता है। सबके लिए हम एक ही विधि नहीं लगाते, ठीक है। तो आप सबसे पहले चेंज इन कंसिस्टेंसी की बात करें, क्योंकि जनरली यही हम करते हैं, और पेशेंट्स को डाइट की कंसिस्टेंसी को चेंज करके दिया जाता है। तो ये चेंज इन कंसिस्टेंसी किस बेसिस पे होगी? तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन पेशेंट में बी एडवाइज्ड लिक्विड, सॉफ्ट और रेगुलर डाइट। आपको पता है पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से ही डॉक्टर्स को एडवाइस देते हैं या डाइटिशियंस को एडवाइस देते हैं कि वो लिक्विड डाइट ले या सॉफ्ट डाइट ले या वो रेगुलर डाइट ही ले। तो सबसे पहला है हमारा लिक्विड डाइट। देखो, ये उन लोगों को दी जाती है जिनका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना, वो काम अच्छे से कर रही है, मतलब खाना पचाने में ये लोग एबल हैं, ये बस चबा नहीं पा रहे हैं और सॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसे लोगों को फ्लूइड डाइट दी जाती है, जो या तो चबा नहीं पा रहे हैं खाने को या उसको सॉलो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन पचा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये डाइट जो होती है ना, ये रूम टेम्परेचर पे फ्लूइड होती है, तरल होती है। और एग्जाम्पल क्या है इस डाइट के? कोकोनट वाटर, फ्रूट जूस, सूप, मिल्क, बटर मिल्क, मिल्क शेक्स, ये सब किस में आते हैं? लिक्विड डाइट में आते हैं। अब ये जो लिक्विड डाइट है इसकी ही एक वेराइटी है क्लियर लिक्विड डाइट। याद रखना दोनों में अंतर क्या है। जो क्लियर लिक्विड डाइट होती है ना, इसमें हम मिल्क का यूज़ नहीं करते, लेकिन लिक्विड डाइट में हम मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। बस यही मेजर डिफरेंस है दोनों का। अब इसमें देखो क्या है, इसमें थोड़ा सा जो इसकी कंसिस्टेंसी होती है ना, ये और ज़्यादा पतली होती है, ये लिक्विड डाइट से भी ज़्यादा थिन होता है। इसमें जो फ्रूट जूसेस वगैरह होते हैं वो विदाउट पल्प होते हैं, ठीक है, वो मोटे नहीं होते। और बहुत ही लाइट टी दी जाती है, आप ग्रीन टी दे सकते हो या हो सकता है आप नींबू की चाय दे दो। तो लेकिन दूध का यूज़ इसमें नहीं किया जाता है। और क्लियर लिक्विड डाइट जस्ट आफ्टर सर्जरी दी जाती है। सर्जरी अगर हुई है किसी पेशेंट की तो उसको सर्जरी के तुरंत बाद क्लियर लिक्विड डाइट ही दी जाएगी, ठीक है, और इसमें दूध का यूज़ नहीं होता है। However, the limitation is that it is not easy to meet nutritional requirements of the person completely. और देखो, ये जो क्लियर लिक्विड डाइट है ना, इसको आप ज़्यादा समय तक नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इससे किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो नहीं मिलते, मतलब मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं, और ये जो पेशेंट है उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता है, ठीक है। तो क्लियर लिक्विड डाइट और लिक्विड डाइट बहुत ही कम समय के लिए दी जाती है, ज़्यादा दिन तक पेशेंट को आप ये नहीं दे सकते। उसके बाद सेकंड है सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट में क्या होता है, इसमें जो हमारी नॉर्मल डाइट होती है ना, उसमें से थोड़ा फाइबर्स वगैरह को हटा दिया जाता है, या जो गैस फॉर्मिंग फूड्स होते हैं उनको हटा दिया जाता है, ताकि पेशेंट आराम से उसको पचा पाए। ये उन लोगों को दी जाती है जो क्या कर सकते हैं, चबा सकते हैं, सॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सॉफ्ट डाइट होती है ये चबाने में थोड़ी इजी होती है, डाइजेस्ट करने में भी इजी होती है, तो ये भी दी जाती है पेशेंट्स को। इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती है? खिचड़ी आती है, साबूदाने की खीर आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं सॉफ्ट डाइट में। देयर आर सर्टन मॉडिफिकेशन वी मेक इवन फॉर नॉर्मल एडल्ट इन द ओल्डर एज ग्रुप। अब देखो, जो बूढ़े लोग हैं जिनको किसी तरह की बीमारी तो नहीं है, लेकिन उनके लिए भी डाइट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, तो इसको हम मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट बोलते हैं। इसमें हम नॉर्मल फूड को ही मैश कर देते हैं या उसको प्यूरी की फॉर्म में कर देते हैं, ताकि
जो लोग बूढ़े लोग हैं जिनके पास दांत नहीं है, जिनको च्युइंग प्रॉब्लम है, उनको ये दिया जा सके। ठीक है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई डाइट में चेंज नहीं करते, बस डाइट का जो फॉर्म है उसको बदल देते हैं। नॉर्मल डाइट को ही थोड़ा सा मैश करके प्यूरी की फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे टाइप ऑफ डाइट्स हो गए। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का वो था स्कोप एंड करियर। जब भी आप इस फील्ड में आते हो तो आपके लिए क्या क्या करियर है, क्या क्या करियर ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले तो आप हेल्थ क्लब्स में डाइटिशियन या फिजिशियन बन सकते हो। आप हॉस्पिटल्स में भी डाइटिशियन का काम कर सकते हो। फ्रीलांस डाइटिशियन भी आप बन सकते हो। फ्रीलांसर कौन होते हैं? जो अपने हिसाब से काम करते हैं, जो किसी के अंडर में नहीं होते। तो आप फ्रीलांस डाइटिशियन भी बन सकते हो। इसके अलावा आप स्कूल में, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स में भी डाइटिशियन की तरह काम कर सकते हो। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, जहाँ पे आप खुद का फूड बना के सप्लाई कर सकते हो उन लोगों को जिनको ज़रूरत है, जिनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा आप टीचिंग और एकेडमिक की फील्ड में भी जा सकते हो, आप रिसर्च की फील्ड में जा सकते हो, आप क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हो, आप न्यूट्रिशन मार्केटिंग भी कर सकते हो। तो ये कुछ स्कोप और करियर ऑप्शन है जो कि अवेलेबल हैं इस फील्ड में। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। CUET के सिलेबस के हिसाब से ही हमने पढ़ा, जो जो चीज़ें वहाँ पे मेंशन थी वही वही चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हो। ये चैप्टर ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है चैनल पे, लेकिन वो NCERT की किताब से मैंने पढ़ाया था, क्लास 12th के हिसाब से पढ़ाया था, जो उन लोग के बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो पढ़ाया है मैंने, ये CUET के हिसाब से पढ़ाया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।